शाहीन बाग की तर्ज पर निज़ामाबाद के मुस्लिम नौजवानों ने भी इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। यहाँ पर जहाँ जो सो मर्द बुज़ुर्ग हजरात और नौजवान आ रहे हैं, उसी तरह ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद भी इस धरने में सुबह और शाम शरीक हो रही है। ये जो धरना है मुसलसिल जो सो सुबह से शाम तक 24 घंटे जारी है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जा रहे हैं। लेकिन ख़वातीन की बड़ी तादाद है जो कि जो सब्र सुकून के साथ, इंतहाई खुलूस से दिल के साथ, इंतहाई जो सो अपने जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर शरीक हैं। हम उनकी जो सो यानी कि जज्बे को सलाम करते हैं। उनको जो सो ये कहते हैं कि आप जैसी भावसला जब तक माएँ और बहनें रहेंगी कि हमारी मिल्लत को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई इस प्रोग्राम को आपने क़तईयत दी है, यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका क्या जज्बा कार फरमा है। तो आइए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर नौजवान क़ायदीन यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गुफ्तगू करूँगा। हमारे नौजवान समाजी क़ायद हैं, बहुत ही सरगर्म शख्सियत है, बहुत ही हरकती है और इंतहाई जोश व जज्बा रखने वाली शख्सियत है। मिली जज्बा भी उस में बदरजे उतम मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, जो सो पूछते हैं कि हमारे जो सनाउल्लाह खान साहब, ये जो कैंप आरास्ता किया गया है तो इसके पीछे क्या जहन कार फरमा था, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके ज़रिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन बाग एक मिसाली प्रोटेस्ट है जिसको हम इंग्लिश के अंदर पायनियर कहते हैं। पायनियर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं शाहीन बाग के लिए कि जब भी कोई एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है, उसका आइडेंटिकल प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो लोग ये कहते हैं कि इसका किसी ने कॉपी किया है या इससे उसका कोई ना कोई मंसलिक प्रोडक्ट रहता है। जय वो शाहीन बाग एक मिसाली प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर था, वैसे शाहीन बाग सारे मुल्क के अंदर हज़ार बने गए। हम फ़ख्र से कह सकते हैं, हम बिल्कुल फ़ख्र से कह रहे हैं कि शाहीन बाग के जिस तरह प्रोटेस्ट हो रहा है हम उसको बिल्कुल इमिटेट कर रहे हैं, हम उसको कॉपी कर रहे हैं। भले ही हम उनके लेवल का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको कॉपी करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके लेवल का प्रोटेस्ट करें। बहुत बहुत मुबारक आपको इस कामयाब प्रोटेस्ट के लिए। आप जो सो इसको छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मुसलसिल लोग आ जा रहे हैं, बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शरीक हो रही हैं, तो इसको एक कामयाबी प्रोटेस्ट माना जाएगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं उसका खुल के इज़हार नहीं हो रहा है, तो आप जो इस ताल्लुक़ से क्या मैसेज देंगे। प्रोटेस्ट में बैठना, देखिए निज़ामाबाद हो या कोई दूसरा दिगर शहर हो या मुल्क के कोई भी सित्ते में आप चले जाएं, लोग अपने अपने तरीक़े से प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि शाहीन बाग एक मिसाली प्रोटेस्ट है, यहाँ पे बैठना हमारा मकसद, बैठना ही हमारा प्रोटेस्ट करना है। अब आगे देखते हैं कि ये इसकी इंटेंसिटी हम किस लेवल तक लेके जाते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। अगर हमारे प्रोटेस्ट से, ये जो हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट से हमको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, तो हम इंशाल्लाह हमारा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करेंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ पर जो मतलब आपका जो मकसद है आपका सीधा वाज़े तौर पे ये है कि आप हुकूमत को जो सो मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम एक ज़िंदा कौम है, हम जागी हुई कौम है, हमारे ऊपर जो सो कोई भी चीज़ मुसल्लत नहीं की जाती। तो आप किस अंदाज़ में कहेंगे इसको। ये हम ज़िंदा कौम होने का प्रूफ देने से पहले मैं अपनी एक बात को खुले अंदाज में पेश करना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर पिछले 2019 के इमीडिएट रिज़ल्ट के बाद जिस तरह से अमेंडमेंट्स लेकर आए गए हैं, एक्ट लेकर आए गए हैं, उसके अंदर मुसलमानों ने एतबार किया, कॉन्स्टिट्यूशन का एतबार किया, गवर्नमेंट के फ़ैसले का एतबार किया, चाहे वो ट्रिपल तलाक़ का मसला हो या फिर बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट हो या फिर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो। वहाँ पे मुसलमानों ने ये कहा कि जैसे ट्रिपल तलाक़ का मसला था, उन्होंने ये कहा क्योंकि ये पास हो गया, ठीक है चलिए भाई, मुसलमान नॉर्मली तलाक़ नहीं देते, तो इस वास्ते जो है ना उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। फिर उसके बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया मस्जिद के ताल्लुक़ से, मुसलमानों ने फ़राग़ दिली से इसको कबूल किया। जब 370 आर्टिकल हटाया गया तो मुसलमानों से एक नादानी हो गई। होना ये चाहिए था कि आर्टिकल 370 का मुसलमान नहीं, बिलखुसूस मैं पूरा मुल्क के लोग जो है इसकी मुखालिफत करते हैं, मगर मैंने ये देखा है कि कुछ लिबरल लोग, कुछ सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट, इन्होंने मुसलमानों कश्मीर का साथ छोड़ दिया, उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर एतबार किया। इसका फ़ायदा उठाते हुए बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए
उन्होंने एनआरसी को सीएए को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जिस तरह हमारे किसी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इतना क्यों जो है ना अमित शाह इतनी हर्री में क्यों है, इतनी जल्दबाजी में क्यों है सीएए इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने हमारी नव को, हमारी जो नव है उसको उन्होंने पढ़ लिया। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस एक के बाद एक अमेंडमेंट्स लाते गए, एक्ट्स लाते गए, जिससे मुसलमानों को ख़ास तौर पर उन्होंने जितने भी आपने देखा होगा ये 4 मैंने जो नाम लिए, ट्रिपल तलाक़ का मसला हो या बाबरी मस्जिद का मसला हो या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो, ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुसलमान को टारगेट की गई। जो चौथा जो एक्ट है सीएए, दो इनडायरेक्टली ये हमारे लिए है, मगर ये डायरेक्टली भी हमारे लिए ही है। लग रहा है कि जो है ना नहीं भाई मुसलमान इससे अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, बता रहे हैं, मगर 100% मुसलमान इससे अफेक्टेड होने वाले हैं। कैसा वजाहत करेंगे आप इसकी? देखिए सीएए जो है, जब ये जब बिल पेश किया गया तो हो सकता था कि इसको जो है ना एक टाइम के बाद इसको एक्ट की शक्ल दी जाती थी। सीएए विद इन इमीडिएट इफेक्ट एनआरसी का नाम लिया गया। जब प्रोटेस्ट जब एक उरूज पे आ गया, एक लेवल पे आ गया, इन्होंने क्या किया कि एक होम मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट था वो कॉलम के अंदर उन्होंने क्या किया, एनपीआर का वर्ड जोड़ा। पहले एनपीआर का वर्ड जोड़ा, फिर एनपीआर का वर्ड जोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी कहा। तो सीएए के जब हम, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक्ट है, हम उतना डीपली हमको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हमको ज़रूरत है हमने उसको रीड किया। हम जब ने उसके अंदर रीड किया तो हमको वाज़े तौर पे बात मालूम हुई कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्केच खींचेंगे कि एक आदमी है एनआरसी के अंदर, जब वो बाहर हो जाता है तो वो उसकी मुल्क की शहरियत चले जाती है, वो सिटीज़नशिप खो देता है। अगर वो हिंदू खोता है, हिंदू खोने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली जाती है, वो सेकंड क्लास का, सेकंड दर्जे का शहरी बन जाता। फिर उसको मजबूर किया जाएगा कि फॉरेन सिटीज़न आप एक्सेप्ट कर लो, फिर वो बैकडोर एंट्री के तहत इंडिया का सिटीज़न बन जाता। मगर मुसलमान के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट जो है खुले अंदाज में, हम जब एक मर्तबा एनआरसी से बाहर हो जाएंगे तो किसी भी तरह हम इंडिया के सिटीज़न नहीं बन सकते, क्योंकि सीएए के अंदर वो जो क्लास को जो डिफ़ाइन किया गया, हिंदू, जैन, सिख वगैरह को, उसके अंदर मुसलमानों का नाम नहीं लेना, ये प्रूफ है कि ये रिलीजियस बेस्ड एक्ट है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे सनाउल्लाह खान साहब, जिनसे हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू की सीएए और एनआरसी एनपीआर के ताल्लुक़ से। अब हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास जो शख्सियत अब जो ठहरी हुई है, ये से ताल्लुक़ रखने वाली एक जज्बाती शख्सियत है और बहुत अच्छा मुताल्ला है और बहुत ही गहरी दोरस नताइज वाली नज़र रखते हैं और बहुत ही गहरे अल्फाज कहते हैं। हम मुनासिब समझते हैं कि नौजवानों से भी हम बात करें और नौजवानों की जो सो नुमाइंदगी करने का जो सो बराबर ये जो सो एजाज़ रखते हैं हमारे फराज अहमद साहब। तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई ये जो एहतजाज हो रहा है, तो आपकी जो सो तंजीम भी जो सो उसमें खुल के हिस्सा ले रही है दीगर नौजवान तंजीमों के साथ साथ, तो आपका क्या एहसास है इस ताल्लुक़ से? देखिए ये जो लड़ाई है ये किसी एक फ़र्द की या एक तबके की नहीं है, तो इसलिए इसमें तमाम लोगों को आने की ज़रूरत है। इसलिए हमारी तंजीम एसआईओ भी इसमें खुलकर सामने आ रही है, चूँकि ये इंसानियत का मसला है और ये जो गवर्नमेंट है वो इंसानों को ग़ुलाम बनाना चाहती है। तो हम ये कहते हैं कि हम मिनट में आपकी बात को काट रहा हूँ। हुकूमत ये कहती है और बार बार कहती आ रही है कि जो सीएए जो कानून है, जो एहतजाज की असल वजह बना, ये सीएए कानून मुसलमान ही नहीं बल्कि किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? ये शायद उनका अपना नज़रिया है, या फिर वो ये समझते हैं कि मुल्क की आवाम बेवकूफ़ है, अनपढ़ है, वही सिर्फ पढ़े लिखे हैं। आप देखेंगे कि अगर इस क़ानून को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये क़ानून, जैसे वो कह रहे हैं कि क़ानून सिटीज़नशिप देने के लिए लाया गया, लेने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि ये सिटीज़नशिप ठीक है आप दीजिए। क्या इससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के लोगों को ये सीएए आने से पहले शहरियत नहीं दी जाती थी? इससे पहले भी दी जाती थी, 1950 से आज तक दी गई। लेकिन ये जो कानून लाया गया ये सिर्फ मुसलमानों को और यहाँ के गरीब तबके को टारगेट बनाने के लिए लाया गया। अगर आप उस कानून को पढ़ेंगे तो उसमें साफ़ लिखा हुआ है, अगर अंग्रेज़ी का वर्ड माइट लिखा हुआ है, मे लिखा हुआ है, यानी हो सकता दिया जाएगा, यानी जो गैर मुस्लिम है उनके लिए भी एक शक की गुंजाइश है, हो सकता है उसमें उनको शरीयत दी जाएगी। ये शक है अभी भी। उन्होंने ये नहीं कहा, अगर इंग्लिश में कंफर्म चीज़ को ये कहते हैं कि शल, यानी दिया जाएगा, ये यकीनी चीज़ है, लेकिन वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है मे, यानी अभी भी डाउट है कि आप साबित करेंगे, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो हमारे गैर मुस्लिम जो भी है उनके ऊपर भी अभी डाउट है कि उनको शरीयत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। चलिए, इस ताल्लुक़ से हम जो सो
हम बाद में तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम अब सबसे पहले मैं सवाल करने वाला हूँ कि NRC के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा बलबला मचाया जा रहा है, जबकि हमारे वज़ीर दाखिला और ख़ुद जो सो वज़ीर आज़म ने यह कहा कि NRC का अभी मुल्क में कोई भी जो सो अमलावरी का सिलसिला मामला नहीं है। इस ताल्लुक से फिर जो सो आप क्या कहेंगे कि भाई आप NRC जो बलबला मचा रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? अब देखिए, क्रोनोलॉजी किसने समझाई कि पहले NRC आएगा फिर CA आएगा? ये मुल्क के HM नहीं तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने ही तो बताया है। उन्होंने वाज़े अपनी प्रेस मीट में बताया कि ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। तो एक मुल्क का होम मिनिस्टर की बात क्या उतनी असर नहीं रखती कि क्या वो बोलने के बावजूद भी वो नहीं हो सकेगी? तो एक होम मिनिस्टर कहता है कि यहाँ पर NRC भी होगा और CA भी होगा, तो क्या उसकी बात ही काफ़ी नहीं है इसके ऊपर हमको बात करने के लिए? फिर हुकूमत अपने मंशूर में भी इस बात का जिक्र करती है कि यहाँ पे सिटीज़नशिप अमेंडमेंट लाया जाएगा और उसके साथ NRC भी होगी। तो कौन जो है किनको ये बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं कि ये NRC नहीं लाएंगे? आसाम में NRC हुआ, अभी उसके बाद ये उनका पूरा मनसूबा है NRC। लेकिन अभी ये पूरे मुल्क में जो एहतजाज चल रहा है, उसके बाद ये हुआ कि वो NRC का नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि NPR का नाम ले रहे हैं, जो कि उसकी बदली हुई शक्ल है। तो NPR NRC का पहला कदम है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम लोग किस तरह आप कह सकते हैं कि NPR NRC का पहला कदम, किस तरह आप जो सो बात को जो सो अपनी साबित करेंगे? देखिए, NPR का जो गज़ट निकला है उसमें ख़ास तौर पर खुले अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि ये NPR जो है NRC का पहला कदम है। और दूसरी चीज़, ये BJP के लोग जो कह रहे हैं कि NPR अभी नया नहीं आया बल्कि 2010 में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में आया था, लेकिन वो NPR और ये NPR में फ़र्क है। वो NPR में और इस NPR में फ़र्क ये है कि इसमें गैर ज़रूरी सवालात जो ज़रूरी नहीं है इनको लेने के, वो भी लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपके जो आपकी ज़ाती मालूमात है, जैसे कि पैन कार्ड नंबर है और आधार कार्ड नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स और आपके बाप दादा का जो है डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये कौन सी चीज़ें मुल्क की तरक्की में काम आएंगे और ये क्यों ले रहे हैं? ये हमारी प्राइवेसी का मसला है, हम क्यों दें उनको? तो ये NPR 2020 और NPR 2010 में फ़र्क है। और ये 2010 का NPR भी कामयाब नहीं हुआ, ये नाकाम हुआ। अभी जो सो हमारे जो सो बात गोश बिलखुसूस रियासती हुकूमत की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि हम कुछ सवालात को पसे पुश डाल देंगे। जो सवाल जैसा कि आपने बताया कि आपके जो सो पेरेंट्स के ताल्लुक से जो सवालात है और जो दूसरे जो ज़ाती नौइयत के सवालात है, हम उसे पसे पुश डाल देंगे, आपसे सवाल नहीं करेंगे। और NPR को जो हम मुमकिन तौर पर जो सो पुराने तर्ज पर करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या एतराज़ बाकी रहता है? देखिए, इस मुल्क भर में पूरे लोगों की तवज्जो NRC, NPR और CA पे मनफी बनी हुई है। अब ऐसे दौर में क्या ज़रूरी है आपको कि NPR की बात करें, आप NRC की बात करें? अभी लोगों में जो है डर और खौफ बना हुआ है, लोग दस्तावेज़ात बनाने की फ़िक्र में हैं और इससे पूरी तरह लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं कि NPR और NRC का हम पूरी तरीके से बैकआउट करेंगे। तो आप अवामी राय इसके मुखालिफ जाकर क्यों करना चाह रहे? जमहूरियत में अवाम जो कहेगी वो आपको सुनना पड़ेगा। तो आप अवाम के बिलमुकाबिल जाकर अपनी जो है तानाशाही कर रहे हैं, तो कौन अवाम इसको मानेगी? इसीलिए हम कहते हैं कि आप अवाम के साथ रहिए। आप सेंसस की बात करते हैं, ठीक है, हम सेंसस में आपका ताउन करेंगे, सेंसस कीजिए, हर 10 साल में जो एक बार होता है वो कीजिए। लेकिन जो NPR की बात कर रहे हैं आप, ये गैर दस्तूरी है। ये 2010 में भी नाकाम हुआ था, कई लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अभी भी अगर आप लाएंगे तो कोई इसमें एक बड़ा मुल्क का तबका इसमें हिस्सा नहीं लेगा और ये नाकाम होगा और इसमें बहुत ज़्यादा आपके ख़ुद के पैसे वेस्ट होंगे। आप देखते हैं कि मुल्क की जो इकनॉमी है वो कितनी तेज़ी से गिर रही है। आज ही की रिपोर्ट है कि जो हिंदुस्तान में दाल आती है, दाल की पैदावार और दाल का जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें कमी आई है। 2018 की बनिस्बत 2020 में कमी आई है। तो लोगों का बुनियादी हक़ है खाना पीना, उसमें ख़ुद आप कमी कर रहे हैं और करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए जो है आप NRC और NPR पे ख़र्च कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को बुनियादी सहूलियात दीजिए। NPR से क्या लोगों का फ़ायदा होने वाला है? किसी का कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है, सिवाय यहाँ के टैक्स पेयर्स के मनी का जो है नुकसान है ये। तो बहरहाल जो सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आवाम को तनाव में मुब्तला कर दिए। तो चलिए नाज़रीन, हमारे ये थे मोहम्मद फराज अहमद, जिनसे हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू की, और एक जो सो कुछ अफराद हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास TRS के नौजवान लीडर जो सो हलीम ख़मर हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आपकी रियासती हुकूमत NPR की अमलावरी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, तो इस ताल्लुक़ से मुसलमान जो सो मुखालिफत करते आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? अभी KCR साहब का कोई वाज़ेह बयान नहीं है NPR के ऊपर। अगर आइंदा स्टेटमेंट आया है, काम शुरू होगा, तब TRS अगर आ जाता है NPR कराते हैं, तो फिर आपका क्या रब्ते अमल रहेंगे?
तो उसका जो लॉजिक है, जो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो पहले देखा जाएगा। अगर क्वेश्चन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह के क्वेश्चन करना चाह रही है, अगर वो क्वेश्चन है तो माइनॉरिटी सेल टीआरएस का भी उसकी मुखालिफत करेगा। हम केसीआर साहब से अपील करेंगे कि जिस तरह के वालिदैन का बर्थ आप मांग रहे हैं वो बर्थ तो नहीं ला सकते, या और कई चीज़ें हैं जिसके बारे में जो हम नहीं दे सकते, ऐसी चीज़ें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीयत है वो हिसाब से अगर एनपीआर अगर तेलंगाना में भी होगा तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। तो मैं सवाल करूँगा, आपके टीआरएस में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनों के चेयरमैन हैं और बड़े बड़े अहदों पे फायज हैं, और भी दूसरे नुमाइंदा बहुत खास कायदीन हैं जिनकी अपनी बहुत बड़ी अहमियत है पार्टी के अंदर। तो क्या ऐसे लोग इस सिलसिले में जब मुसलमानों की बेचैनी देखते हैं उसके बावजूद भी क्या उन्होंने गुफ्तगू की ज़रूरत महसूस नहीं की केसीआर साहब से? तमाम टीआरएस के लीडर मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऊपर भरोसा है कि हमेशा से ही उनकी तारीख रही है कि तमाम कम्युनिटियों को उनकी लेके चलने की पॉलिसी रही। तो हमको हत्तल इम्कान तमाम जितने कॉरपोरेशन के सदवर है या चेयरमैन से उनको उम्मीद है केसीआर साहब ऐसा काम नहीं करेंगे कि किसी कम्युनिटी को ठेस पहुंचे और आगे जाके इसके नुकसानात उठाना पड़े। तो उन्होंने कहा कि मैं तमाम तेलंगाना की कम्युनिटी के साथ मैं हूँ, बराबर उनकी मदद करूँगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। उसमें कोई कम्युनिटी रहने दो, दलित रहने दो, मुसलमान रहने दो, कोई भी रहने दो, मैं तमाम की मदद करूँगा और किसी को इसका एनआरसी एनपीआर का इसके अंदर वो नहीं होगा। और सीए के तो ऊपर कैबिनेट ने कानून मंजूर कर दिया है कि सीए हमारे तेलंगाना एनआरसी पे खामोश है ना, सीए आएगा तब एनआरसी आएगा, एनआरसी की भी मुखालिफत की गई है। ठीक है, अगर जो सो कल के दिन एनपीआर आता है और आपकी रियासती हुकूमत, आपकी टीआरएस हुकूमत जो सो अगर इसको कराने के लिए तैयार होती है और वो सवालात जो मुताज़ा सवालात हैं वो भी सवालात किए जाते हैं, तो उस मौके पे जो सो क्या टीआरएस के अक़लियती कायदीन खामोश रहेंगे या इसकी मुखालिफत करेंगे? नहीं, अगर पिछले ज़माने में 2011 के अंदर कांग्रेस के दौर में जो एनपीआर आया था, अगर उस तरह का एनपीआर आएगा तो उसका इस्तकबाल करना चाहिए हमको। अगर नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनपीआर ला रही है, अगर इस तरह का एनपीआर आएगा तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम उमर साहब। ये थे हलीम उमर जिनसे हम टीआरएस की जो सो पॉलिसी जो है इस वक्त की उस ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे थे, और उसमें मुसलमान क्या रोल अदा करेंगे मुस्लिम कायदीन टीआरएस के, ये भी सवाल कर रहे थे। उन्होंने वजाहत के साथ इस बात की वजाहत करने की कोशिश की कि जो सो मुस्लिम कायदीन वक्त आने पर अपनी जो सो अपनी ज़िम्मेदारी को मुकम्मल तौर पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान कायद शहजाद मिर्ज़ा हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि रियासत में सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर मुसलमानों में बेचैनी है, और आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात माना जाता है। तो इस ताल्लुक़ से जो सो जिस तरह से खुल के यानी मजलिस की क़यादत को जो सामने आना था और मुसलमानों की रहनुमाई और क़यादत का फ़र्ज़ अदा करना था, लोगों में शिकायत आती जा रही है। मेरी अल्फाज नहीं है, ये लोगों के अल्फाज है कि वो हक़ जो सो मजलिस अदा नहीं कर रही। तो इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सीएए, एनआरसी और एनपीआर के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली शख्सियत मेरे और आपके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, जिन्होंने पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालिफत करते हुए इस बिल को फाड़ा और इस बिल की सबसे पहले मुखालिफत की है। ये कहना गलत होगा कि मजलिस मशकूक हो रही है, मजलिस इसका बारे में कुछ नहीं कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद जमात है जो सबसे पहले इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। मुख्तलिफ़ मकामात पर हमने एहतजाज दर्ज किए हैं, जलसे कर रहे हैं, इसके ताल्लुक़ से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, और मेरे सदर को अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के जहाँ कहीं भी ऐसे एहतजाज हो रहे हैं एनआरसी एनपीआर के ख़िलाफ़, उनको मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया जा रहा है और उन्होंने अपने बसीरत अफरोज़ बयानात के ज़रिए से लोगों को इससे वाक़फ़ियत करा रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ लोगों को उजागर कर रहे हैं कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ है, और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ये इस मुल्क के क़ानून और दस्तूर के ख़िलाफ़ है, दलितों के ख़िलाफ़ है, हर वो मज़हब के ख़िलाफ़ है जो इस मुल्क में रहता है। और इस मुल्क में हमारा और आपका सबका हक़ है, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज़ बुलंद कर रही है। मेरा एक सवाल है, क्या मजलिस एनपीआर की तायद में है? मजलिस न सीए के तायद में है। मैं एनपीआर की बात कर रहा हूँ, सीए एनआरसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बात कीजिए एनपीआर पे। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्या मजलिस एनपीआर की तायद में है? मजलिस एनपीआर की बिल्कुल तायद में नहीं है। आपने देखा होगा ग्रेटर हैदराबाद कॉरपोरेशन में हमारे साबिक़ा मेयर माजिद हुसैन साहब ने एक मिनट, रियासती हुकूमत एनपीआर कराने का ज़हन बना चुकी है। 1 अप्रैल या 20 अप्रैल से इस मामले में काम की शुरुआत होगी।
तो इस सिलसिले में जो सो आपकी मफाहमती जमात TRS है, उसके सरबराह KCR साहब है, क्या इस सिलसिले में हमारे सदर मोहतरम मजलिस के जो सदर मोहतरम है, क्या वो KCR साहब से बात करके इसको रुकाने की कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है हमारे सदर साहब इस बारे में KCR साहब से बात करेंगे। और KCR साहब भी बहुत सेकुलर चीफ मिनिस्टर है इस मुल्क के, वो भी इस ताल्लुक़ से नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर से NPR जनरल सर्वे जो हर 10 साल में होता है उस तरह से है तो हम इसकी वेलकम करते हैं, लेकिन अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाह रही है उस नहज पर है तो हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हमारे सदर साहब भी इंशाल्लाह इसकी मुखालिफत करेंगे। इवन हम लोग तो चाह रहे हैं कि जो लोग आएंगे हम इसकी सिविल नाफरमानी करेंगे, उनको हम अपने कागजात भी नहीं बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शहजाद मिर्ज़ा साहब। हमको भी उम्मीद है सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी NPR की यानी कि जो नए नहज पे अगर जैसो नए परफार्मा के तहत अगर होता है तो उसकी शिद्दत से मुखालिफत करेंगे और उसको रुकाने में अहम रोल अदा करेंगे। हमें भी इस बात की पूरी खबी उम्मीद है। बहरहाल मोहतरम नाज़रीन ने कुछ नौजवान कायदीन थे जिनसे हमने इन हालात के मुनासिबत से बात करना मुनासिब समझा और जो है सो हम उनको इस कामयाब कैंप के इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।